Hello everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself Manisha. आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आप सबकी जो भी लोग आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. एग्जाम में अब 2 से 3 दिन बचे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग प्रिपेयर हो गए होंगे, तो मॉक टेस्ट दीजिए और सबको ऑल द बेस्ट. जो भी लोग राजस्थान जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग आयुषी. आई जस्ट होप कि ये लेक्चर तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और बाकी सबके लिए भी जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू सक्सेशन अपने आप में एक ऐसा एक्ट है. जब हम फैमिली लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है सक्सेशन में. और सक्सेशन के साथ क्या दिक्कत है कि उसके एयर्स कैसे डिसाइड करते हैं, फिर इसके बाद कौन कौन से एयर्स होते हैं, अगर एयर है तो एयर होता कौन है, खुद जो एयर होगा वो कौन होगा, फिर वो किस हद तक प्रॉपर्टी को सक्सीड कर सकता है. तो हमारे पास इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 का है, ठीक है. और 1956 में 2 प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इसमें एक अमेंडमेंट है 2005, ठीक है. उससे पहले 2005 से पहले जब हम देखते थे तो हम इसको सक्सेशन को सर्वाइवरशिप से पढ़ते थे, ठीक है. यहाँ पे क्या था कि सर्वाइवरशिप होता था बिफोर 2005. अभी क्या है आपके पास आफ्टर 2005 क्या है, हमारे पास क्या है, सक्सेशन है, ठीक है. यहाँ पे सर्वाइवरशिप है और यहाँ पे सक्सेशन है, ठीक है. तो आप देखते हैं कि सक्सेशन जो है वो अलग है सर्वाइवरशिप से, या फिर दोनों बिल्कुल सेम थिंग है, ठीक है. तो अगर देखा जाए तो दोनों अलग नहीं है, ठीक है. सर्वाइवर मतलब होता है कि जो भी आने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे. सक्सेशन का मतलब भी बिल्कुल वही है कि जो सक्सीड कर रहा है किसी को भी, किसी की प्रॉपर्टी को. अब देखते हैं हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिस्ट्री के उसमें, तो ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करते हैं. राव कमेटी ने हिंदू सक्सेशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है. 17 जून को 1956 को ये जो है आपका एसेंट मिली, और यही आपकी इन्फोर्समेंट डेट भी है. आई एम नॉट प्रोफेसर, दिस इज ओनली लेक्चर. और इसके बाद है कि इसमें टोटल सेक्शंस जो हैं आपके वो हैं 31 सेक्शन हैं और 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है. जी हाँ, राव कमेटी ने ही इसको ड्राफ्ट किया था. और ये राव कमेटी जो है आपकी स्पेलिंग दोनों हो सकती है, RAO भी हो सकती है, RAU भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. टोटल 31 सेक्शंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं, और इसके बाद आपका 17 जून 1956 को ये इन्फोर्समेंट में आया था. और इसके अलावा ये एक्ट नंबर 56 है, 56 ऑफ 1956 है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. इसमें एक शेड्यूल है, जो स्केड्यूल है वो आपको बताता है कि यहाँ पे क्या है,
कौन कौन से एयर्स होंगे। यहाँ पे दो तरह के एयर्स बताए गए हैं और वो हैं आपके फर्स्ट क्लास 1 एयर है। क्लास 1 एयर जो दिया हुआ है उसमें शेड्यूल में प्रॉपर लिस्ट है और ये एग्जाम में अधिकतर आता है कि कौन सा क्लास 1 एयर है और कौन सा क्लास 2 एयर है। और अभी जब हम सक्सेशन को पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी कि कौन क्लास 1 है और कौन क्लास 2 है, क्योंकि जब सक्सीड करते हैं तो जो क्लास 1 एयर है वो प्रेफर होता है ओवर क्लास 2 एयर। ठीक है, तो एक्ट है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये रॉन्ग है, मतलब ये पहले जो मैंने बताया ये एक्ट नंबर 30 है ऑफ द 56। ठीक है, 17 जून को ये इन्फोर्समेंट में आया है। ये एक्ट क्या करता है, अमेंड करता है और कोडिफाई करता है द लॉ रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट सक्सेशन अमंग द हिंदूज। ठीक है, जो भी इंटर स्टेट हैं, मतलब कि अगर कोई पर्सन है और वो क्या करता है, कोई टेस्टामेंट्री या फिर कोई रिटन मतलब अपनी प्रॉपर्टी का कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा वो, कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे सक्सीड होगी, सक्सेशन में कैसे जाएगी, और प्लस वो सक्सेशन केवल हिंदूज का। ठीक है, इनेक्ट हुआ था 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक इन इंडिया। फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी है जिसमें ये बताता है, फर्स्ट सेक्शन आपका शॉर्ट टाइटल से डील करता है। गुड मॉर्निंग, काफी लेट ज्वाइन हो रहे हैं सभी लोग। किसका कलर चेंज करना है? ओके, तो शॉर्ट टाइटल इसका ये है कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, 31 ऑफ द अक्टूबर 2019 से। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट जो है किस पे लगता है, तो ये बिल्कुल सेम सेक्शन होने वाला है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट में भी बताया था और यहाँ पे भी है। ये एक्ट जो है उन पर लगता है जो हिंदू बाई रिलीजन है, या फिर मतलब इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म या फिर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग विरासिवा, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, जो भी विरासिवा, लिंगायत और ब्रह्मो प्रार्थना, आर्य समाज के लोग हैं उन सबको भी इंक्लूड करता है। किसी भी पर्सन पे लगता है जो क्या है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख बाई रिलीजन है। फिर टू एनी अदर पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जियो नहीं है, उन सब पे लगेगा। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जिस टेरिटरी पे ये एक्ट एप्लीकेबल है उस जगह पे ये क्या हो रहा है, आपका एक्ट लगने वाला है। ठीक है, और सिर्फ उन पे नहीं लगेगा जिनका खुद का कोई कस्टम है और उस कस्टम ने क्या किया है, आपको स्पेशली मतलब उन पर्सन्स को स्पेशली एक्सक्लूड किया है कि उन पे उनका कस्टम ही प्रिवेल करेगा, तो उन पर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगेगा। अब आता है कि कौन से पर्सन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन हैं। ये बात जो है आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें ये है कि कोई भी चाइल्ड या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसका एक पेरेंट्स जो है क्या है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसको हम कहेंगे कि वो हिंदू है। सेकंड क्लॉज जो है वो बताता है कि जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों और प्लस उसका जो ब्रॉटअप है चाइल्ड का वो कैसे हुआ है, तो अगर वो जिस तरह से ब्रॉटअप हुआ है, जिस ग्रुप ऑफ फैमिली में वो ब्रॉटअप हो रहा है, वो फैमिली या फिर उसके पेरेंट्स जिससे बिलोंग करते हैं वो। फिर है कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट हो गया है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन में, तो वो पर्सन, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, हिंदू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक ये नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। तो ये जो है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ऑल ओवर इंडिया पे लग रहा है, सारे हिंदूज पे लग रहा है, बट शेड्यूल ट्राइब पे नहीं लग रहा है। ठीक, जो कि आर्टिकल ऑफ 360 क्लॉज 25 में डिफाइंड है, और इन पे तभी लगेगा जब जो गवर्नमेंट होगी वो स्पेशली क्या करे, नोटिफाई करे। ठीक है,
नेक्स्ट है सेक्शन 3 जो है वो आपका डिफिनीशन क्लॉज है। डिफिनीशन में ए में डिफाइन किया गया है एग्नेट को। एग्नेट कौन होता है? तो दो पर्सन जो है क्या है, वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर। अगर दोनों कैसे रिलेटेड हैं, ब्लड से या फिर एडॉप्शन से, ब्लड या एडॉप्शन से भी रिलेटेड होने के बाद होली थ्रू मेल हैं तो उनको हम एग्नेट कहेंगे। और इसके बाद होली थ्रू, नॉट होली थ्रू मेल हैं, बीच में कोई फीमेल आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉग्नेट। कॉग्नेट आपका सी में डिफाइंड है, एग्नेट आपका ए में डिफाइंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डिफिनेशन है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे कस्टम को डिफाइन किया गया है। कस्टम और यूसेज मतलब कि अगर कंटिन्यूअसली जो किसी भी फैमिली ग्रुप या फिर कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और उसके बाद से ये बीच में उसको, मतलब वो जो भी लोग, जो भी फैमिली या कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है वो बाद में डिसकंटिन्यू ना करे तो उसको हम कहेंगे कि वो कस्टम और यूसेज है। फिर आते हैं फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। ये हमने फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड, ये 3E में डिफाइंड है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो आपका डिफाइन करता है फुल ब्लड। ठीक है, तो इसमें फुल ब्लड और हाफ ब्लड का सिर्फ इतना ही है कि अगर सेम वाइफ्स हैं, सेम वाइफ और सेम हस्बैंड है, ठीक है, तो हम फुल ब्लड कहेंगे। और डिफरेंट हस्बैंड हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे, सॉरी, डिफरेंट वाइफ्स हो जाएंगी तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये क्या है, हाफ ब्लड है। अब देखते हैं दो पर्सन को हम कब यूटेराइन कहते हैं। टू पर्सन आर सेड टू रिलेटेड टू ईच अदर बाय द यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। जब हस्बैंड डिफरेंट हो जाते हैं, वाइफ डिफरेंट है तो हाफ ब्लड हो रहा है। जब हस्बैंड डिफरेंट हो जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या है, ये यूटेराइन ब्लड हो रहा है। एक्सप्लेनेशन इसमें एंसेस्टर को डिफाइन किया गया है कि फादर को हम एंसेस्टर कहते हैं और एंसेस्ट्रेस द मदर। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन है एयर्स की। एयर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एनी पर्सन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, मेल और फीमेल, तो who is entitled to succeed to the property of an intestate under this act। कोई भी प्रॉपर्टी जो इंटरस्टेट छोड़ दी गई है उसको वो लेने के लिए, सक्सीड करने के लिए इंटाइटल हैं, उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो क्या है, आपके एयर्स हैं। अब आता है इंटरस्टेट क्या होता है। असली प्रॉब्लम यही है, इंटरस्टेट। ठीक है, जिसको समझना जरूरी है। इंटरस्टेट आपका 2G में डिफाइंड है और ये वो पर्सन होता है जो अ पर्सन इज डीम्ड टू डाई इंटेस्टेट। हम किसी पर्सन को तब कहते हैं कि वो इंटेस्टेट डाई हो गया या फिर मर गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच ही और सी हैज नॉट मेड एनी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। जब उसने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन नहीं किया, कोई वसीयत नहीं बनाई और उसके बाद वो डेथ कर जाता है, तो उस सिचुएशन में हम उस पर्सन को कहते हैं कि वो इंटेस्टेट है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक जो सेकंड क्लॉज है वो आपका बताता है कि अगर कहीं भी मैस्कुलिन जेंडर की बात हुई है तो वो जो है फीमेल्स को इंक्लूड नहीं करेगी। ठीक है, shall not be taken to include female। अब आते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन नंबर 4। आपका जो सेक्शन नंबर 4 है इसका हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ये बताता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट का। ये एक्ट आने के बाद पहले के जो भी कस्टम थे, जो भी रूलिंग्स थी, कोई भी लॉ था, उस पे जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो क्या होगा, प्रिवेल करेगा। तो देखते हैं, एनी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि 17 जून 1956 से पहले जितने भी लॉ थे वो क्या हो जाएंगे, shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। ठीक है, तो उन मैटर्स पे जिससे
हिंदू सक्सेशन एक्ट डील करता है उन मैटर्स पे क्या हो जाएगा, आपका जो पहले का कस्टम है, कोई भी इंटरप्रिटेशन है, कोई भी लॉ है, वो सीज कर दिया जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्लॉज है, इसमें ये कहा गया है जो कोई भी लॉ है, तो वही बात है कि कोई भी लॉ, तो वो उस एक्सटेंट तक सीज हो जाएगा जिसमें, ठीक है, ऐसो इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस, इस एक्ट से जितने तक वो इनकंसिस्टेंट है उस एक्सटेंट तक वो क्या हो जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, इंटरस्टेट सक्सेशन जनरल, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 जो है ये बताता है कि कहाँ पे आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगेगा। तो वो प्रॉपर्टी जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से डील होती थी बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट का जो आपका है, जो कि बात करता है सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीज मैरिड अंडर द एक्ट। जो भी पर्सन स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करता है तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसे डील करेगा, तो इन पर क्या है आपका ये नहीं लगेगा। दूसरी चीज, एनी स्टेट विच डिसेंडेंट्स टू अ सिंगल हेयर बाय द टर्म्स ऑफ कोवेनेंट और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय टर्म ऑफ एनी इनैक्टमेंट, ठीक, किसी इनैक्टमेंट के थ्रू है तब नहीं लगेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 6, ठीक है। ये सेक्शन 6 जो है वो ये आपका एग्जिस्टेंस में आता है आफ्टर 2005 से पहले जो सेक्शन 6 था वो अलग था, जिसमें जो विमेन्स हैं, जो डॉटर्स हैं, उनको इक्वल राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। अब क्या है कि जो डॉटर्स हैं वो भी को-पार्सनरी हैं, तो आपका जो सेक्शन 6 है 2005 का अमेंडमेंट है जो कि इन्फोर्समेंट में आया कि 9 सितंबर 2005, ठीक है। सितंबर 2005। सेक्शन 6 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द को-पार्सनरी प्रॉपर्टी, कैसे इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जिस डेट से ये अमेंडमेंट हुआ है आपका 2005 का, इन अ जॉइंट फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, वो फैमिली जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होती है। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के उसमें वन शॉट में आपको बताया था कि मिताक्षरा लॉ जो है वो कहाँ लगता है और दाएं भाग कहाँ लगता है, ठीक है। तो मिताक्षरा होल ऑफ इंडिया पे है एक्सेप्ट आसाम, तो एक्सेप्ट आसाम जहाँ कहीं भी मिताक्षरा लॉ से जो भी फैमिली गवर्न हो रही है उसकी जो डॉटर होगी वो डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, किसी को पार्टनर की जो डॉटर होगी वो क्या करेगी, सेल, यहाँ पे सेल वर्ड यूज किया गया है, बाय बर्थ वो को पार्टनर हो जाएगी इन हर ओन राइट द सेम मैनर एज द सन, बिल्कुल जिस तरह से सन था उसी तरह से ये क्या हो जाएगी, को पार्टनर हो जाएगी। उसके बाद उसको सेम राइट होगा को पार्टनरी, जो भी को पार्टनरी प्रॉपर्टी है उसमें। उसके बाद है जो सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड को पार्टनरी प्रॉपर्टी, अब राइट है तो लाइबिलिटीज भी बिल्कुल इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे केस हैं जिसमें ये बात कहा गया है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो विमेन्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनका भी मतलब पेरेंट्स को एक तरह से पेरेंट्स के मेंटेनेंस का जो लाइबिलिटी है वो लड़कियों के ऊपर भी इक्वली है जितना कि किसी सन का है, ठीक है। तो बस राइट नहीं मिलते हैं, लाइबिलिटीज भी मिलती हैं, और यहाँ पे इस एक्ट में ये बात लिखी गई है सीधे सीधे, shall be deemed to include a reference to a daughter, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी, देखिए एक डेट है 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी एलिनेट कर दी गई थी, ठीक, एलिनेट कर दिया गया था, ट्रांसफर हो गया था, एलिनेट, पार्टीशन या फिर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हो गया था, तो उस पर ये अफेक्ट नहीं करेगा ये सेक्शन, ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है
कि अगर कोई फीमेल हिंदू है जो सब सेक्शन 1 की वजह से एंटाइटल होती है कि वो क्या है, उसके पास को पार्सनरी ऑनरशिप है और वो क्या करेगी, इसमें को पार्सनरी राइट को क्लेम करेगी। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। ठीक है, अब देखिए इसका जो थर्ड क्लॉज है, वो बताता है कि जहां कहीं भी हिंदू डाइज, where a Hindu dies after the commencement of Hindu Succession Act Amendment 2005, his interest in the property of joint Hindu family governed by the Mitaksara law shall devolved by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by the survivorship। ठीक है, तो 2005 के बाद जो भी पर्सन डाई हो करता है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सर्वाइवरशिप से ना गवर्न होके कैसे गवर्न होगी, को पार्सनरी से और मिताक्षर लॉ से इस एक्ट के इंटरस्टेट सक्सेशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एंड को पार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ अ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। ठीक है, तो अगर कोई पार्टीशन हुआ तो उसमें क्या होगा, डॉटर को भी अलॉट किया जाएगा सेम शेयर जो कि सन को मिलेगा। इसके बाद शेयर ऑफ द प्री डिसीज सन या फिर कोई प्री डिसीज डॉटर है तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कहाँ जाएगा, वुड हैव गॉट हैड दे बीन अलाइव एट द टाइम, ठीक है, ऑफ द पार्टीशन, और उसके बाद वो चला जाएगा टू द सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ सच। अगर कोई चाइल्ड है उसका क्या है, मतलब कोई भी सर्वाइविंग को पार्सनरी है और उसका कोई बच्चा है और वो उस टाइम अलाइव है जब पार्टीशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो प्री डिसीज सन या डॉटर है उसकी प्रॉपर्टी उसके प्री डिसीज सन या डॉटर के पास चली जाएगी। द शेयर ऑफ प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन एंड प्री डिसीज डॉटर है मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में सच चाइल्ड वुड हैव गॉट had he or she been alive at the time of partition shall be allotted to the child of such predeceased child of the predeceased son or a predeceased daughter as the case may be। ठीक है, तो इसमें ये है कि कोई भी अगर चाइल्ड है, ठीक है, कोई भी पर्सन है तो वो क्या है आपका डाई कर जाता है। मान लीजिए ये फादर है और यहाँ पे क्या है, इसके सन है, S1 है, S2 है, इसके बाद इसका सन है और यहाँ पे इसकी डॉटर है। ये क्या है, प्री डिसीज्ड है, इसका सन है और इसकी डॉटर है। तो इस सब क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, जो इसका शेयर होगा, ये प्री डिसीज्ड है, मतलब कि जब पार्टीशन हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी में जो इसका शेयर होगा वो किस में डिवॉल्व हो जाएगा, इन दोनों में डिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन आता कि ये प्री डिसीज्ड होते और इनके बाद कोई सर्वाइवर होता यहाँ पे, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी, इसका जो पोर्शन है वो इसे मिल जाता। तो ये जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाएगा कि सर्वाइवर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन है। अब इसका जो सब क्लॉज 4 है वो बात करता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 आ गया तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेट। कोई डेट अगर ड्यू है किससे, फादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे उस जो भी सर्वाइविंग पर्सन है, मतलब कि जो भी सन है या फिर कोई ग्रेट ग्रैंडसन है, उसको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कंपेल किया जाएगा कि वो डेट को पे करे,
ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट ही इज इन द पायस ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर इस डेट से पहले, मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, जो अमेंडमेंट हुआ है 2005 का, उससे पहले अगर कोई एग्रीमेंट किया गया था, कोई डेट दिया गया था, तो वहां पे जो क्रेडिटर का राइट होगा प्रोसीड करने का, वो कर्टेल नहीं होगा। दूसरी चीज है, इसका सब क्लॉज 5 जो है वो बताता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द पार्टीशन विच हैज बीन इफेक्टेड बिफोर। जो भी 20 दिसंबर 2004 से पहले, आपको ये डेट याद रखनी है कि इस डेट से पहले 20 दिसंबर 2004, इस डेट से पहले जो भी पार्टीशन किए गए हैं उन पे आपका जो सेक्शन 6 है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक केस है विनीता शर्मा का, जिसमें ये कहा गया कि डॉटर्स जो हैं वो क्या हैं, को पार्सनरी बाई बर्थ हैं। ठीक है, 2022 का केस है और इसमें ये 2020 का केस है और इसमें ये कहा गया था कि डॉटर्स आर को पार्सनरी बाई बर्थ। और दूसरी चीज, जो डॉटर है अगर उसको को पार्सनरी लेना है तो वहां पे जो फादर है उस टाइम पे अगर अलाइव नहीं भी है 2005 के बाद, तो भी मतलब उसका अलाइव होना मैंडेटरी नहीं है, तो भी वो जो डॉटर है वो को पार्सनरी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था कि 2005 से पहले जितने लोग, मान लीजिए अगर कोई बच्ची है और वो 2005 से पहले बर्थ हो चुका है उसका, तो उसके ऊपर सेक्शन 6 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सिचुएशन है कि हाँ उसके ऊपर लगेगा, सी इज अ को पार्सनरी। बट होना क्या चाहिए कि जो शेयर्स हैं वो कब डिसाइड हो रहे हैं, वो 20 दिसंबर 2004 के बाद डिसाइड हो रहे हैं। आपका जो डिवोल्यूशन है प्रॉपर्टी का वो 2004 के बाद हो रहा है। सेक्शन 7 आता नहीं है इतना। सेक्शन नंबर 8 जो है वो बात करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन की। ठीक है, ये बताता है कि अगर कोई मेल हिंदू है और वो इंटरस्टेट डाई हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी। तो पहले किस पे जाएगी, जो क्लास 1 एयर में रिलेटिव्स हैं। ठीक है, आपका जो स्केड्यूल फर्स्ट है उसमें क्लास 1 एयर दिए हुए हैं, उसमें जो है सबसे पहले उन पर जाएगी। ठीक, फर्स्टली अपॉन द एयर्स बीइंग रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1। सेकेंडली किस पे जाएगी, इफ देयर इज नो क्लास 1 एयर। अगर क्लास 1 एयर है तब तो सेकेंड क्लास 2 एयर पे आएगी ही नहीं, लेकिन अगर क्लास 1 एयर नहीं है देन अपॉन द एयर बीइंग रिलेटिव ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लास 2 एयर। ठीक है, अगर क्लास 2 एयर भी नहीं है उस सिचुएशन में क्या है, नो एयर ऑफ एनी ऑफ 2 क्लासेस, तब जाएगी एग्नेट पे। ठीक, फिर हम देखेंगे कि एग्नेट्स कौन है और उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। लास्ट ये किस पे जाएगी, लास्टली अगर एग्नेट भी नहीं है तब हम कोऑग्नेट पे जाएंगे। ठीक है, अब होता है कि ऑर्डर क्या है सक्सेशन का हिंदू इस स्केड्यूल में। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड किया गया है स्केड्यूल में, जो क्लास 1 एयर है वो क्या करेगा, साइमल्टेनियसली एंड टू टेक एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर एयर्स। ठीक है, क्लास 1 एयर में जैसे दिया गया है उन पे पहले जाएगा, और अगर क्लास 1 एयर को मिल जाता है तो फिर बाकी के सारे एयर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी फर्स्ट एंट्री में है इन द क्लास 2 एयर, अगर क्लास 2 एयर पे जाता है तो उसको हम प्रेफर करेंगे इन द सेकेंड एंट्री। इसके बाद से सेकेंड एंट्री जो होगी वो प्रिफर्ड किस पे होगी, थर्ड एंट्री पे। ये जो है सबसे पहले इस पे जाएगा, ये है तो इसको प्रिफर करेंगे क्लास 2 एयर पे, क्लास 2 एयर को प्रिफर करेंगे एग्नेट पे, एग्नेट को प्रिफर करेंगे कॉग्नेट्स पे। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑर्डर होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द एयर इन द क्लास 1 एयर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट shall be divided among the heirs in the class 1 of the schedule in accordance with the following rules। कैसे होता है तो देखिए,
जो इंटरस्टेट पर्सन है उसकी जो विडो है, और इफ देयर इज मोर विडो देन वन, ठीक, एक विडो हो या एक से ज्यादा विडो हो, सबको क्या होगा, ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर, ठीक। तो आपका क्या है, वन शेयर मिलेगा उसको, जितनी भी विडोज है, अगर एक है तो उसको एक शेयर देंगे, अगर वो एक से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सबको एक साथ एक शेयर देंगे। रूल 2 जो है वो बताता है सर्वाइविंग सन और डॉटर हैं एंड मदर हैं और उस इंटरस्टेट की, तो ईच टेक वन शेयर, मतलब कि एक शेयर सन का, एक शेयर डॉटर का, यहाँ पे विडो को वन शेयर है और एक शेयर मदर का, ठीक है। अब ये मदर किसकी है, इंटरस्टेट पर्सन की मदर है। रूल 3 जो है ये बताता है कि प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट शैल टेक बिटवीन देम वन शेयर, ठीक है। तो जो भी प्री डिसीज सन या डॉटर होगी उसको वन शेयर मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रिफर टू इन रूल 3 कैसे होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द एयर्स इन द क्लास 2 एयर ऑफ द schedule. The property of an interstate shall be divided between heirs specified in any one entry in the class 2 of the schedule so that they share equally. किसी भी एक पर्सन पे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ जो सक्सेशन है एग्नेट और कॉग्नेट में कैसा होगा। तो क्लास 1 और 2 में तो हमने देख लिया कि कैसे होगा। तो क्लास 1 में कैसे था कि विडो है तो उसको एक जा रहा है, सन डॉटर और मदर हैं तो उनको सेपरेट शेयर मिल रहा है। इसके बाद उनका प्री डिसीज सन या डॉटर है तो उसको एक शेयर मिल रहा है। अब देखते हैं कि कॉग्नेट और एग्नेट में कैसे मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द कॉग्नेट एंड एग्नेट एज द केस में बी शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द रूल। यहाँ पे जो रूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर दो एयर हैं, वन हु हैज फ्यूअर एंड नो डिग्री ऑफ एसेंट्स इज प्रेफर, ठीक है। तो जो फ्यूअर है उसको हम प्रेफर करेंगे, जिसके पास कोई डिग्री ऑफ एसेंट नहीं है। अब देखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंडेंट इज द सेम और नन, या तो सेम है या फिर कोई नहीं है, तो दैट एयर इज प्रेफर्ड हु हैव फ्यूअर, जो कम डिग्री का है, और नो डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। रूल 3 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई एयर्स नहीं है इज एंटाइटल टू बी प्रेफर्ड टू अदर रूल्स 1 एंड 2, तब हम क्या करेंगे, उनको साइमल्टेनियसली दे देंगे। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री, कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 13 जो है वो बताता है कि कैसे कंप्यूट करते हैं। जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द इंटरस्टेट टू द एयर इन द टर्म्स ऑफ डिग्री एसेंट और डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। तो कैसे हम एसेंडेंट और डिसेंडेंट को लेंगे, तो अगर जो पर्सन, कहीं ये पर्सन क्या है, इंटरस्टेट डाई हुआ है, अब इस पर्सन से हम एसेंडेंट ले रहे हैं तो ऊपर लेंगे और इसी पर्सन से डिसेंडेंट ले रहे हैं तो नीचे लेंगे, ठीक। अब आते हैं डिग्री ऑफ एसेंट एंड डिग्री ऑफ डिसेंडेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटरस्टेट। उस पर्सन को भी इंक्लूड करेंगे जिसको हमें काउंट करना है, ठीक है। इसके बाद से एवरी जनरेशन कंस्टिट्यूट अ डिग्री आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। 14 जो है सेक्शन नंबर 14 वो बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। जो भी फीमेल हिंदू होगी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो एज पर द सेक्शन 14 आपका एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय, कोई भी प्रॉपर्टी जो पोजेस कर रही है फीमेल हिंदू, जो उसने अपने मैरिज से पहले या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, ठीक है, मतलब इस एक्ट के आने से पहले या इसके बाद अगर रखती है, shall be held by her as full honor thereof and not as a
लिमिटेड ऑनर, ठीक है। जो वो प्रॉपर्टी को पोजेस कर रही है वो उसका खुद का प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, जिसमें आपका जो फीमेल ने कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जो एक्वायर्ड करती है कोई भी फीमेल हिंदू बाई इनहेरिटेंस कर सकती है, डिवाइस कर सकती है, या फिर और एट पार्टीशन ले सकती है, इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस हो सकता है, एरियर ऑफ मेंटेनेंस हो सकता है, बाय गिफ्ट हो सकता है फ्रॉम एनी पर्सन वेदर अ रिलेटिव और नॉट, बिफोर, एट और आफ्टर द मैरिज, ठीक है। मैरिज से पहले, मैरिज के टाइम पे और मैरिज के बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसने लिया है, खुद के स्किल से ले आती है या फिर एक्सर्शन से आता है या फिर परचेज करती है बाय प्रिस्क्रिप्शन और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, आल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज स्त्रीधन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब आता है इस एक्ट में नथिंग इन दिस एक्ट, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, ये एक सेविंग क्लॉज है, सेल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, ठीक है। या फिर विल के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो उस सिचुएशन में आपका क्या है, ये सबसेक्शन 1 का रूल जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 15, ये बताता है कि कैसे कोई फीमेल जो होगी अगर उसकी प्रॉपर्टी वो इंटरस्टेट डाई होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इंटरस्टेट सेल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट आउट, यहाँ पे जो सेक्शन 16 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला है कि उसके सन या डॉटर को मिलेगी, इंक्लूडिंग चाइल्ड ऑफ एनी प्री डिसीज सन और डॉटर एंड हस्बैंड, सबसे पहले उस पे जाएगा। सेकेंडली किस पे जाएगा, द एयर्स ऑफ द हस्बैंड, पहले बच्चों पे जा रहा है, फिर हस्बैंड पे जा रहा है, बच्चे और हस्बैंड पे जा रहा है, फिर उसके बाद से ये एयर्स ऑफ द हस्बैंड पे जा रहा है। थर्डली ये जा रहा है आपका मदर एंड फादर पे, तो ये मदर और फादर जो हैं वो फीमेल के हैं। फोर्थ किस पे जा रहा है, अपॉन द एयर्स ऑफ द फादर, ठीक है। तो जो फीमेल है उसके फादर के एयर्स। लास्टली किस पे जा रहा है, अपॉन द एयर्स ऑफ द मदर, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 जो है, देखिए इसका जो ये सेकंड क्लॉज है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो जहां से आती है वहीं पे जाती है। ये सक्सेशन का रूल है कि अगर कोई भी पर्सन नहीं बचा, लास्ट में कोई एयर्स है ही नहीं, तो लास्ट वो कहाँ जाएगा, उसके सोर्स पे चली जाएगी प्रॉपर्टी। तो जिस पर्सन से वो प्रॉपर्टी आई थी, तो यहाँ पे देखिए notwithstanding anything contained in subsection 1, वहां पे क्या है, any property inherited by female Hindu from her father या फिर mother shall devolve in the absence of any son daughter of the deceased including, अगर उसके son और daughters नहीं है जो उसके father से आई थी, not upon the heirs of referred in the subsection 1 in order specified but upon the heirs of the father, ठीक है। तो अगर उसके son और daughter नहीं है तो उस सिचुएशन में वो एयर्स ऑफ द फादर पे चली जाएगी। और सेम सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड की गई है उसकी हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ, तो सेल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिसीज्ड नॉट अपॉन द अदर एयर, अगर डॉटर्स और सन और डॉटर्स नहीं है उस सिचुएशन में अदर एयर पे ना जा करके वो चली जाएगी इन ऑर्डर टू स्पेसिफाइड बट अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। तो हस्बैंड के एयर पे चली जाएगी सीधे सीधे। फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एयर ऑफ द फीमेल हिंदू। ये कैसे होगा, तो द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द एयर्स रिफर्ड इन सबसेक्शन 15 shall be and distribution of the interstates property among those shall take place according to the following rules। कैसे जाएगा इसमें देख लीजिए,
ये जो रूल है इसमें भी यही है कि अगर कोई रूल्स दिए गए हैं, एंट्री दी गई है, तो उसमें भी पहले जो प्रिफर हो रहा है, दिस मीन्स कि पहले प्रॉपर्टी किसके पास जा रही थी, सन और डॉटर और हस्बैंड के पास, तो पहले प्रेफर किया जाएगा कि सन, डॉटर एंड हस्बैंड पे प्रॉपर्टी चली जाए। अगर वो नहीं है उस सिचुएशन में कहाँ जाएगी, फिर उसके फादर के पास जाएगी। उसके बाद अगर फादर नहीं है तो फिर मदर के पास जाएगी, और अगर मदर नहीं है उसके बाद एयर्स ऑफ फादर पे जा रही है, ठीक है। और अगर फादर के भी कोई एयर नहीं है तो मदर के एयर्स पे जा रही है। ये कुछ जनरल प्रोविजन है सेक्शन नंबर 18 से जो शुरू होते हैं। यहाँ पे क्या है, फुल ब्लड को हम प्रेफर करते हैं हाफ ब्लड पे। अगर फुल ब्लड है तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर है मोड ऑफ सक्सेशन कैसे होता है, तो अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो यहाँ पे देखते हैं सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन एक्ट, पर कैपिटा मिलेगा, पर स्ट्राइप्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो फैमिली होगी एज टेनेंट इन कॉमन ट्रीट होगी, नॉट एज अ ज्वाइंट टेनेंट। फिर है चाइल्ड इन द वूम को हम, अगर कोई चाइल्ड है और वो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन क्या है, बॉर्न नहीं हुआ है, अ चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द इंटेस्टेट हु इज सब्सिक्वेंटली बॉर्न अलाइव, अगर वो बॉर्न अलाइव हो जाता है, सेल हैव द सेम राइट टू इनहेरिट इन द इंटेस्टेट, सेम राइट होगा ऐसा कि जैसे वो उस टाइम पे जीवित था। फिर है प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, अगर साइमल्टेनियस डेथ होता है तो उसमें जो for the purpose of affecting the succession it shall be presumed that until the contrary is proved, यंगर वन जो है उसको हम मानेंगे कि यंगर वन जो है वो सरवाइव कर रहा है एल्डर को, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस सिचुएशन में डेथ हो जाती है तो वहां पे जो यंगर वन है वो जल्दी वो सरवाइव करेगा एल्डर को, ठीक है। फिर है प्रेफरेंशियल राइट टू अक्वायर द प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है, पार्टीशन हुआ, उसके बाद से ये क्या थे सब, या फिर कोई बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी में चल रहा था और वहां पे इंटरस्टेट किसी की डेथ हो जाती है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, तो होता क्या है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस टाइम में प्रेफरेंशियल राइट होता है उन पर्सन्स को जो एयर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि एक तो ट्रांसफर में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो कंसिडरेशन है वो कोर्ट के द्वारा फिक्स की जाएगी, और उसमें अगर दो एयर्स हैं, दोनों कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, और उसमें से जिसका ज्यादा कंसिडरेशन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा और उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये बात आपका सेक्शन नंबर 22 कहता है। सेक्शन नंबर 25 जो है वो बताता है कि जो मर्डरर होते हैं वो सक्सेशन से डिस्क्वालिफाइड हैं। फिर है जो कन्वर्ट कर जाता है, मतलब कि जो नॉन हिंदू है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब या तो वो पहले हो या फिर इस एक्ट के आने के बाद हो जाए तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करते हैं। सक्सेशन व्हेन एयर्स डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व कर जाएगी एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटेस्टेड, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई कर जाता है तो सेक्शन नंबर 27 ये बताता है कि उस पर्सन को हम कहते हैं कि वो कंसिडर कर लेते हैं कि वो पहले ही मर चुका है इंटेस्टेट के मरने से पहले, ठीक है। डिजीज या फिर डिफेक्ट है 28, नॉट टू डिस्क्वालीफाई, किसी भी पर्सन को हम इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी में कि वो क्या कर रहा है, आपका उसको कोई डिसीज है, ठीक है, या फिर कोई डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटी है, मतलब कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड भी है तो भी उसका शेयर बनता है। अब आते हैं फेलियर ऑफ एयर्स, अगर कोई भी एयर्स नहीं है, जब इंटरस्टेट कोई पर्सन डाई करता है और उसका कोई एयर नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो किसको चली जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी, और गवर्नमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू ऑल ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज टू विच एन एयर वुड बी, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी एक एयर की होती वो सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी होगी, इसकी गवर्नमेंट की। चैप्टर नंबर 3 जो है वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करता है।
इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हिंदू के पास राइट होता है, कोई भी अगर हिंदू पर्सन है तो उसके पास राइट है कि वो क्या कर सके, डिस्पोज ऑफ कर सके अपनी प्रॉपर्टी को बाय विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम और बाय हर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, या फिर कोई अदर लॉ जो हिंदूज पे एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सेक्शन नंबर 31 जो है वो रिपील हो चुका है। अब देखते हैं क्लास 1 एयर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 1 एयर है, सबसे पहले सन, फिर डॉटर, फिर विडो, देन मदर, सन ऑफ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन, फिर आते हैं सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर, विडो ऑफ प्री डिसीज सन, सन ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, ठीक है, मतलब ये थर्ड जनरेशन तक आ गया। डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, विडो ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, ठीक है, 3 जनरेशन तक की बात कर रहा है ये। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, देखिए कई बार इस स्केड्यूल से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पर्सन क्लास 1 ईयर है और कौन सा पर्सन क्लास 2 ईयर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सन है, फिर डॉटर है, फिर विडो है, उसके बाद मदर है, फिर सन है उसका जो भी प्री डिसीज सन का सन है, तो दूसरा जनरेशन यहाँ पे है, ये फर्स्ट जनरेशन है और यहाँ पे थर्ड जनरेशन है। इसके बाद कौन आ रहा है, डॉटर्स आ रही हैं, तो डॉटर का भी फर्स्ट सेकंड जनरेशन आ रहा है और डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, ठीक है। इसके बाद डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन। अब देख लेते हैं जो क्लास 2 ईयर है, फादर जो है वो आ रहा है क्लास 2 ईयर में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जो आपका क्लास 2 ईयर होगा वो है फादर, फादर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए सन्स डॉटर सन जो बेटे की बेटी है, सेकंड सन्स डॉटर्स डॉटर, या फिर ब्रदर है, सिस्टर है, ये सब किस में आ रहे हैं, क्लास 2 ईयर में आ रहे हैं। डॉटर सन, सन जो है वो भी मतलब बेटी के बेटे का जो बेटा है वो भी। फिर आता है डॉटर सन्स डॉटर जो है, नेक्स्ट ब्रदर सन भी सेकंड क्लास 2 ईयर है, फिर सिस्टर सन भी क्लास 2 ईयर है, ब्रदर्स डॉटर इज ऑल्सो क्लास 2 ईयर, सिस्टर्स डॉटर, फादर्स फादर, फादर्स मदर, फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, मदर्स फादर, मदर्स मदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रदर और सिस्टर है डू नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द ब्रदर और सिस्टर बाय द यूटेराइन ब्लड। यहाँ पे जो भी ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज किया गया है वहाँ पे यूटेराइन ब्लड को यूज नहीं किया गया है, ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि सिस्टर बाय यूटेराइन ब्लड है। तो ये रहा हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट रिवीजन। इतने से ही क्वेश्चंस आते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी बस इतना होता है कि इनका क्लास डिवीजन कैसे करते हैं, सक्सेशन कैसे डिसाइड करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है, ये बात पूछा जाता है। अब मिलते हैं आगे के किसी दूसरे लेक्चर में। बाकी छत्तीसगढ़ की भी डेट आ गई है, आप सब में से जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज और उत्तराखंड दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, लगभग 8 टेस्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।